आज मैं कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस आपको बताऊंगा प्रोग्रामिंग्स जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एग्जांपल दिए थे कि ये खुद से कर लीजिएगा। मैं सॉल्यूशन बता देता हूं जिससे कि आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाए। तो पहला मैंने प्रोग्राम दिया था आप लोगों को कि आपको लास्ट वीडियो में असाइनमेंट दिया था एवरेज ऑफ 3 नंबर्स, है ना। तो कैसे बनाते हैं देखिए। सबसे पहले आप लोग अपनी हेडर फाइल इंक्लूड कराएंगे, इंक्लूड stdio.h। इसके बाद void main, ठीक है। इसके बाद 3 नंबर का एवरेज निकालना था तो हम 3 नंबर ले लेते हैं ए बी सी। तो ये 3 नंबर अब आपको इंसर्ट कराने पड़ेंगे, तो इंसर्ट करा लीजिएगा। तो पहले एक मैसेज लिखवाना चाहें तो लिखवा लीजिएगा कि प्रिंटफ। मैसेज लिखवाने का सिंटेक्स सीधा अंदर मैसेज लिखेंगे आप क्या, एंटर 3 नंबर्स। तो आउटपुट विंडो पे ये पूरी लाइन एज इट इज प्रिंट हो जाएगी, है ना। अब 3 नंबर इंसर्ट कराने हैं तो स्कैनफ। अगर आपको अलग अलग लिखना हो तो अलग अलग लिख लीजिएगा, अगर एक साथ लिखना हो तो एक साथ लिख लीजिएगा। तो 3 बार परसेंटाइल डी परसेंटाइल डी परसेंटाइल डी। डी इसलिए लगाया है क्योंकि ये इंटीजर नंबर है, कॉमा एम परसेंट ए एम परसेंट बी कॉमा एम परसेंट सी, ठीक। ये सेमीकोलन। अब आपको इसका एवरेज निकालना है, तो जाहिर सी बात है एवरेज आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में भी आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, अब एक नंबर वेरिएबल ले लेते हैं फ्लोट एम। फ्लोट एम क्यों लिया, क्योंकि एम की वैल्यू डेसिमल हो सकती है। अब हम यहाँ पर कर देते हैं एम इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। अब देखिए सेमीकोलन। और अब एम की वैल्यू आपको प्रिंट भी करानी पड़ेगी, तो प्रिंट करवा लीजिएगा प्रिंट एफ परसेंटाइल डी कॉमा, सॉरी अगर आप इसको फ्लोट ले रहे हैं तो आप यहाँ पर ले लीजिएगा परसेंटाइल एफ कॉमा एम। इस तरीके से आपका ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट, प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, अब जो लोग इसको टर्बो सी पे रन करा रहे हैं उनके लिए मैंने लाइन छोड़ दी थी, तो उसके लिए आपको एक हेडर फाइल और लगानी पड़ेगी, इंक्लूड conio डॉट एच। और स्क्रीन को होल्ड करने के लिए नीचे लिखना पड़ेगा क्या, गेट सी एच। ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। यहाँ से मैसेज प्रिंट करेगा सबसे पहले जब रन होगा प्रोग्राम, तो देखिए ऊपर से चलेगा मैसेज प्रिंट करेगा, 3 नंबर आपसे इंसर्ट करने को कहेगा, आप 3 नंबर प्रेस करेंगे, इसके बाद ये कंप्यूट करेगा इसका एवरेज और एवरेज प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रोग्राम क्या दिया था मैंने, नेक्स्ट प्रोग्राम मैंने दिया था इंटरचेंज द वैल्यू ऑफ 2 वेरिएबल्स, है ना। तो देखिए क्या है, अब देखिए आगे जितने भी प्रोग्राम मैं लिखूंगा मैं यहाँ से मेन से लिखना स्टार्ट करूंगा। ये हेडर फाइल्स वाला पोर्शन आप अपने आप लिख लीजिएगा, बार बार मैं लिखूंगा नहीं, है ना। अब देखिए इंटरचेंज द वैल्यू ऑफ 2 वेरिएबल्स। इसके पहले आप एक कॉन्सेप्ट समझिए। अगर कहीं कंप्यूटर में लिखा होता है a इक्वल टू बी, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सी में ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि a और b दोनों की वैल्यू इक्वल है। इसको जनरली हम लोग बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। अभी आप समझते जाइए, फिर मैं एक साथ ऑपरेटर भी बताऊंगा, फिर उनकी प्रेसिडेंस भी बताऊंगा, ठीक है ना। अभी बेसिक मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। तो इसका मतलब होता है कि राइट हैंड साइड की वैल्यू आप लेफ्ट हैंड साइड को असाइन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि b की वैल्यू आप a को असाइन कर रहे हैं। अगर लिखा हुआ a इक्वल टू 10, तो इसका मतलब होता है कि 10 जो है किस में असाइन हो रहा है, a में, ठीक। इसी लॉजिक पे काम करता है प्रोग्राम। क्या था, इंटरचेंज करनी थी वैल्यू आपको 2 वेरिएबल्स की। इंटरचेंज कैसे करेंगे, जैसे सपोज a इक्वल टू 10 है, b इक्वल टू 20 है, तो हमें इंटरचेंज करानी है कि b इक्वल टू 10 हो जाए और a इक्वल टू 20 हो जाए। तो देखिए पहले इसका लॉजिक समझिए। इसका सीधा सीधा लॉजिक होता है c इक्वल टू a, इसके बाद a इक्वल टू b और b इक्वल टू c। ये 3 लाइन में ये कोड आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए कैसे, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10,
तो सी की वैल्यू कितनी हो गई 10, बी की वैल्यू कितनी थी 20, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, मतलब ये 20 यहाँ असाइन हो जाएगा तो ए की वैल्यू हो जाएगी कितनी 20। सी की वैल्यू, इसमें क्या होता है जो लास्ट एग्जीक्यूटेड लाइन होती है ना उसमें जो वैल्यू होती है वही आती है। अब सी की वैल्यू को आप सी में क्या दे चुके थे आप 10, तो सी की वैल्यू कितनी होगी 10। तो अब सी बी, ये 10 वैल्यू किसको ट्रांसफर हो जाएगी बी को, तो बी की वैल्यू कितनी होगी 10। अब जब आप प्रिंट कराएंगे तो लास्ट में देखिए ए और बी की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 20 और बी की वैल्यू क्या है 10। तो आप देखिए वैल्यू इंटरचेंज हो चुकी है, बी की वैल्यू हो गई 10 और ए की वैल्यू कितनी हो गई 20। लॉजिक समझ में आया, मैं रिपीट कर रहा हूँ, सी इक्वल टू ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू सी, ये लॉजिक है। अब लॉजिक क्या कहता है, इस लाइन पे ये इनपुट था ना, तो ए की वैल्यू कितनी थी 10, तो सी में कितना चला गया 10, बी की वैल्यू कितनी थी 20, तो ए में ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर 20, सी की वैल्यू कितनी थी 10, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, तो लास्ट जो वैल्यू थी वो आपकी इंटरचेंज वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए इसका प्रोग्राम, प्रॉपर प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, तो देखिए इसका लॉजिक कैसे लिखेंगे, मैं सीधा मेन से लिख रहा हूँ, वर्ड मेन ये सब आप लगा लीजिएगा, है ना। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, बाकी सारे प्रोग्राम में एज इट इज रहेगी, ये ऊपर की लाइन से भी एज इट इज रहेंगी और नीचे का गेट सीएस तक ये सब सेम रहेगा, बीच का बस बदलेगा। अगर आप यहाँ केवल मेन लिखते हैं तो रिटर्न 0 लिख लीजिएगा, अगर वाइड मेन लगाते हैं तो गेट सीएस, ये लास्ट वीडियो में सारा बता चुका था, है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको दो वेरिएबल्स की वैल्यू इंटरचेंज करानी है, तो इंटीजर, अब देखो ए इक्वल टू 10 बी इक्वल 20, चाहो तो आप यूजर से इंसर्ट करा लो चाहे यहीं डिक्लेयर कर दीजिएगा, ठीक। तो हमने क्या किया, यहीं डिक्लेयर कर दी ए इक्वल टू 10 और बी इक्वल टू 20। अब हम स्कैन ऑफ नहीं लगाएंगे, यूजर से इनपुट नहीं लेंगे। स्कैन ऑफ कहाँ लगाते हैं, जहां पर यूजर से हम लोग इनपुट कराते हैं। तो यहाँ मुझे लॉजिक बताना है, तो हमने यहीं पर ए इक्वल टू 10 और बी इक्वल टू 20 डिक्लेयर कर दिया, है ना। और एक वेरिएबल सी जो ले रहे थे वो ले लिया, सेमीकोलन लगा दिया। स्कैन ऑफ अब नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों वैल्यू यही डिक्लेयर हो चुकी हैं। तो ए की वैल्यू 10 होगी, बी की वैल्यू 20 होगी। अगर आप 10 20 ना देना चाहें तो फिर आप स्कैन ऑफ लगा लीजिएगा, ठीक है। अब सीधा सा लॉजिक लिख दीजिए, सी इक्वल टू ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू सी। सेमी कॉलन सी में हर एक लाइन के बाद लगता है, तो लगा लीजिएगा। इसके बाद प्रिंट करा लीजिएगा, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी दोनों एक साथ मैं प्रिंट करा रहा हूँ, कॉमा ए कॉमा बी। तो इससे आपकी ए और बी दोनों की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। गेट सी एस सी एल आर एस टी आर ये सब आप लगा लीजिए, लॉजिक मैंने बता दिया। अब इसमें एक बार कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दो वैल्यू तो इंटरचेंज करिए, दो वेरिएबल्स की वैल्यू तो इंटरचेंज करिए, बट विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, ठीक। अब देखो उसका लॉजिक क्या होता है, इसका इसका पहले मतलब समझिए। यहाँ पर देखिए आपको ए और बी की वैल्यू इंटरचेंज करनी थी, तो थर्ड वेरिएबल आपने सी यूज किया है। अब ये कह रहा है कि जो थर्ड वेरिएबल आपने सी लिया है ना उसको यूज नहीं करना है, थर्ड वेरिएबल को यूज नहीं करना है, अब इंटरचेंज करो। तो देखिए उसका लॉजिक क्या होता है, उसका लॉजिक ये होता है, एग्जाम्पल मैं वही ले लेता हूँ, ए इक्वल टू 10 और बी इक्वल टू 20। तो लॉजिक क्या कहता है, ए इक्वल टू ए माइनस बी, सॉरी ए इक्वल टू ए प्लस बी, इसके बाद ए इक्वल टू ए माइनस बी, ए इक्वल टू ए प्लस बी, बी इक्वल टू ए माइनस बी और ए इक्वल टू ए माइनस बी। अब देखिए इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 20, तो 20 प्लस 10, तो ए में कितना आ गया 30। यहां पर देखिए ए की वैल्यू क्या है, अब 10 नहीं होगा, मैंने क्या बताया, जो लास्ट एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट होता है उसमें जो वैल्यू होती है वो वैल्यू आती है। तो ये आ गया 30 माइनस बी की वैल्यू क्या थी, बी की तो 20 थी, उसमें तो कोई चेंज हुआ ही नहीं 20। तो अब 30 माइनस 20 कितना हो गया 10, तो बी में कितना आ गया 10। अब यहाँ देखिए ए की वैल्यू क्या थी, अभी इस लाइन पे 30 थी,
बी की वैल्यू, अब ये वाली वैल्यू आ गई करंट में -10, तो 30 - 10 कितना होगा 20, तो ए की वैल्यू कितनी होगी 20। तो आप देख सकते हैं कि बी की वैल्यू हो गई अब 10 और ए की वैल्यू कितनी हो गई 20। हो गई इंटरचेंज। एक बार प्रोसेस रिपीट कर देता हूँ, ए इक्वल टू ए प्लस बी इक्वल टू ए माइनस बी और ए इक्वल टू ए माइनस बी। ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 20, तो ए में कितना हो गया 30। अब ए की वैल्यू 30, बी की क्या थी 20, 30 - 20 कितना हो गया 10। ये मैंने किसमें कर दिया, किसको ट्रांसफर कर दिया बी को, तो बी की वैल्यू हो गई 10। अब ए की वैल्यू 30, बी की वैल्यू 10, 30 - 10 कितना हो गया 20, तो ए की वैल्यू कितनी होगी 20। तो ये लॉजिक है विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो देखिए इसका मैं प्रोग्राम बना के आपको दिखा देता हूँ। इसका प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, सीधे सीधे लिखेंगे मेन, ठीक है ना, इंट ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20, ठीक। अब सीधा ये यही वैल्यू डिक्लेयर हो गई, मैंने डिक्लेयर कर दी है तो स्कैनअप लगाने की जरूरत नहीं है। अब आप क्या करेंगे, सीधा लॉजिक लिखिए, ए इक्वल टू ए प्लस बी सेमीकोलन, बी इक्वल टू ए माइनस बी, ए इक्वल टू ए माइनस बी। इसके बाद प्रिंट एफ परसेंटाइल डी कॉमा ए कॉमा बी। बस सिंपल बन गया प्रोग्राम। तो इस तरीके से आप एवरेज और इंटरचेंज द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स विद यूजिंग थर्ड वेरिएबल और विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, दोनों से मैंने आपको बता दिया। तो ये कुछ बेसिक प्रोग्राम्स थे जो आपको सी में बनाना आने चाहिए थे, बेसिक प्रोग्राम्स, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा ऑपरेटर्स के बारे में कि ऑपरेटर्स कितने तरीके के होते हैं, उनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता चलता हूँ। फिर वो आगे जहाँ जहाँ यूज होते जाएंगे वहाँ और डिटेल में आप डिस्कस करते जाएंगे। आज मैं आपको बता देता हूँ ऑपरेटर्स की कहानी, फिर तो ऑपरेटर्स को आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में उससे प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी बता देते हैं और उसका यूज बता देते हैं कि उसका यूज कैसे होता है। ये देखिए ऑपरेटर्स, कितने ऑपरेटर्स होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर और कंडीशनल ऑपरेटर। देखिए मैं डिटेल में पहले एक एक बताता हूँ कि ये होते क्या है। अरिथमेटिक ऑपरेटर, अरिथमेटिक का मतलब होता है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और परसेंटेज। तो ये क्या होता है एडिशन ऑफ टू नंबर्स, ये क्या होता है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये तो आप जानते ही हो, जैसे a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है ना। ये दो ऑपरेटर परफॉर्म डिवीजन ऑफ टू और मोर नंबर्स, कैलकुलेट रिमाइंडर। इसका मतलब समझ लीजिए ये चीज यहाँ पर नहीं है, ये वाला सिंबल और ये वाला सिंबल। इसका देखो सीधा सा मतलब है, अगर कहीं पर लिखा है 5/3, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं ना 1/2/3, है ना। तो परसेंट ये जो होता है इसका मतलब होता है पूरा पूरा कितना डिवाइड हो रहा है ना। और इसका मतलब होता है कि रिमाइंडर कितना बच रहा है। तो अगर सी में लिखा हुआ है 5/3, तो इसकी वैल्यू होगी 1, मतलब ये वाली वैल्यू आएगी इधर, ठीक है ना, डिवीजन। और ये वाला सिंबल क्या कहता है रिमाइंडर। अगर सही ना दिख रहा हो ये टेक्स्ट आपको, तो आप एक काम करिए, थोड़ी सी क्वालिटी इंप्रूव कर लीजिएगा तो दिखाई देने लगेगा। हाँ, अब अगर हम 5/3 करते हैं तो इसमें ये वाली वैल्यू आएगी, ये वैल्यू, सीधा सा लॉजिक है। एक बार और एग्जांपल ले लेता हूं मैं। सपोज करो आपको लिखा हुआ है 33/4, तो उसको आप इस तरीके से लिख लीजिएगा, ठीक, सॉरी 4। अब सी में देखिए अगर 13/4 लिखा है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 3, मतलब ये वाली वैल्यू उठ के आ जाएगी। और अगर लिखा है 13 मॉड बोलते हैं इसको मॉड 4, तो ये वाली वैल्यू उठ के आएगी, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें इस वाले ऑपरेटर में इस वाले ऑपरेटर में क्या डिफरेंस है, ठीक। मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं, तो आपको बड़ा दिख रहा होगा। अब देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट का मतलब
जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि अगर मैं कहीं पर लिखता हूं a इक्वल टू बी, तो इसका मतलब होता है कि b की वैल्यू a में असाइन हो रही है। तो यही है कि असाइन द वैल्यू ऑफ राइट हैंड ऑपरेटर टू लेफ्ट हैंड ऑपरेटर, राइट हैंड की वैल्यू लेफ्ट हैंड को। अगर कहीं लिखा है प्लस इक्वल, तो इसका मतलब कुछ इस तरीके से होता है। अगर लिखा है x प्लस इक्वल 4, तो इसका मतलब होता है x इक्वल टू x प्लस 4। ठीक है ना, इसका मतलब होता है x इक्वल टू x प्लस 4, मतलब x की वैल्यू जितनी होगी उसमें 4 इंक्रीमेंट हो जाएगा। अगर कहीं पर लिखा है माइनस इक्वल, तो अगर लिखा है x माइनस इक्वल 4, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा x इक्वल टू x माइनस 4। अगर कहीं लिखा है ये, तो इसका सेम मतलब ऐसे हो जाएगा x इक्वल टू x इंटू 4। अगर कहीं पर लिखा है x डिवाइडेड बाई 4, तो इसको बोलते हैं x इक्वल टू x बाई 4। अगर कहीं ये लिखा है तो इसका मतलब होता है x इक्वल टू x मॉड 4। तो ये क्या होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर, मतलब लेफ्ट हैंड की वैल्यू राइट हैंड को असाइन कर रहे हैं। ठीक, अभी केवल मतलब समझिए, बाकी मैं आगे बाद में बताऊंगा। अब देखिए यूनरी ऑपरेटर, यूनरी का मतलब जो सिंगल अल्फाबेट पे लगता है, जैसे कि प्लस माइनस, तो आप लिख सकते हैं ना प्लस ए माइनस ए, या ऐसे लिखते हैं प्लस 4 माइनस 4। तो वही चीज है ये, पॉजिटिव नंबर डिनोट्स आर नेगेटिव नंबर। ये होता है प्लस प्लस और प्लस प्लस, कोई प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। इसको इस तरीके से लिखा जाता है प्लस प्लस एक्स, और इसका मतलब होता है एक्स प्लस प्लस। तो मैं आपको बता देता हूं, इन दोनों का ही मतलब होता है x इक्वल टू एक्स प्लस 1। प्लस प्लस एक्स का मतलब होता है x इक्वल टू एक्स प्लस 1, और x प्लस प्लस का मतलब होता है x इक्वल टू एक्स प्लस 1, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। इसको बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट, ये जो पहले अगर प्लस लगा है तो इसको बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट, और बाद में लगा है तो इसको बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। अभी फिलहाल इसका ये मतलब समझिए, बाकी प्री और पोस्ट में क्या डिफरेंस जब मैं आपको लूप बताऊंगा तो वहां पे इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा, अभी नहीं। ठीक, अभी ये यहीं पे छोड़ दीजिए। ऐसे ही प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट होता है, मतलब x माइनस माइनस या माइनस माइनस एक्स, मतलब क्या होता है इसका x इक्वल टू एक्स माइनस 1। ठीक, डिटेल लूप में जब लूप पढ़ाएंगे वहां पर। ठीक है, रिलेशन अभी केवल फैमिलियर हो जाइए कि कौन कौन से सिंबल्स या ऑपरेटर्स होते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर जो कि रिलेशन बताएं, जैसे कि लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, डबल इक्वल, नॉट इक्वल। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, आप समझ रहे हैं, लेस देन, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड ऑपरेटर लेस देन, ये लेस देन और इक्वल, ये ग्रेटर देन और इक्वल, ये। अब इसका मतलब समझिए, अगर मैंने आपसे कहा था कि a इक्वल टू बी, ये क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर, मतलब b की वैल्यू a में असाइन हो रही है, तो फिर इक्वल कैसे चेक होगा। इसके लिए हम लोग लगाते हैं a डबल इक्वल b। इसका मतलब ये है कि a और b की वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल है। तो जो डबल इक्वल लगा है इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड ऑपरेंड इज इक्वल टू द राइट हैंड ऑपरेंड। तो इक्वल के लिए डबल इक्वल लगेगा, और सिंगल इक्वल लगा है इसका मतलब क्या है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। नॉट इक्वल, इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड ऑपरेंड इज नॉट इक्वल टू द राइट हैंड ऑपरेंड। ठीक, तो ये हो गया लॉजिकल ऑपरेटर, सॉरी रिलेशनल ऑपरेटर। अब देखिए लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं। लॉजिकल गेट आपने पढ़े हैं एंड और नॉट, तो उसी के लिए बना है। देखिए एंड और नॉट, तो इसका मतलब देखिए क्या होता है, अगर कहीं लिखा है ए एंड बी, तो इसका एंड ऑपरेटर, जब आप एंड गेट बनाते हैं इसका मतलब क्या होता है कि एंड गेट की टेबल क्या कहती है, 0 0 0 1 1 0 1 1, तो यहाँ पे आउटपुट 0 आता है, यहाँ 0 आता है, यहाँ 0 आता है, यहाँ 1 आता है। इसका मतलब क्या होता है कि दोनों तरफ अगर ट्रू है तो वैल्यू ट्रू आएगी। तो ए और बी अगर दोनों ट्रू होगा तो ट्रू होगा, अगर एक भी फॉल्स हो गया तो फॉल्स। इसी तरीके से और के लिए ये वाला सिंबल लगता है, ये सिंबल आपको मिल जाएगा स्लैश से ऊपर कीबोर्ड पे, और के लिए। और नॉट सिंगल उस पर लगता है, तो नॉट इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये ट्रू और फॉल्स वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इन दोनों में से कोई भी वैल्यू फॉल्स हो जाएगी तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू, ट्रू का मतलब ये 1 रिटर्न करेंगे। इसमें दोनों में से कोई एक ट्रू होगा तो ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स। तो ट्रू के लिए 1 वैल्यू रिटर्न होती है, फॉल्स के लिए 0। ये उसका उल्टा करता है, अगर ए की वैल्यू 1 है तो 0 रिटर्न करेगा, अगर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या रिटर्न करेगा, 1। तो जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा एंड और नॉट गेट की, तब इसकी रिटर्न ये वैल्यू कैसे होती है वहां पे और डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल इतना समझ लीजिए कि वैल्यू अगर ट्रू है तो 1 रिटर्न करेगा, अगर फॉल्स है तो 0। ये एंड ऑपरेटर है, ये और ऑपरेटर है, सॉरी ये एंड गेट वाला है, ये और गेट वाला है, और ये नॉट गेट वाला है। अब देखिए बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज देखिए, ये होता है राइट,
वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए ये राइट शिफ्ट, ये लेफ्ट शिफ्ट, ये शिफ्ट ऑपरेटर भी होते हैं। ठीक, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और बिटवाइज एक्सक्लूसिव और, तो ये एंड और होते हैं। अब ये बिट और शिफ्ट का लफड़ा क्या है, वंस कॉम्प्लीमेंट तो आप लोग जानते ही होंगे, शिफ्ट और बिटवाइज एंड और, इन सब की प्रैक्टिस जब मैं सीखे, जब आपको प्रोग्राम्स स्टेटमेंट बताऊंगा, प्रॉब्लम्स जिसमें कि आउटपुट कैलकुलेट करेंगे, तब और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक, लास्ट वाला होता है हमारा क्या, कंडीशनल ऑपरेटर। तो कंडीशनल ऑपरेटर का मतलब, इसमें देखिए दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंट बाई, पहले ये सिंबल होगा और फिर ये सिंबल होगा, क्वेश्चन मार्क और कॉलन। दीज ऑपरेटर्स आर ऑल्सो टर्म्ड एज, इनका एक दूसरा नाम भी होता है टर्नरी ऑपरेटर्स। तो टर्नरी लिखा हो या कंडीशनल ऑपरेटर लिखा हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। इसका मतलब सीखिए क्या है। इसका मतलब होता है यहाँ कंडीशन लिखी जाती है, देन क्वेश्चन मार्क, देन स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ जो कंडीशन अगर लिखी है कि अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज मतलब फॉल्स होगी तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा। एक एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने लिखा है इफ a इक्वल टू 5, b इक्वल टू -3 और c इक्वल टू 2। अब इसका देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, एग्जांपल देखिए, a इज ग्रेटर देन b, क्वेश्चन मार्क, b इक्वल टू 1 कॉलन, b इक्वल टू 3। तो देखिए a इक्वल टू b, तो a की वैल्यू कितनी है 5, b की वैल्यू कितनी है -3। तो a बड़ा है b से, कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, स्टेटमेंट 1, मतलब ये वाला। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अगर ये फॉल्स होता तो b की वैल्यू कितनी आती 3। तो सिंपल सी बात है, इस तरीके से अगर कहीं लिखा हुआ तो इसको हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। कंडीशन ट्रू होने पे स्टेटमेंट 1, कंडीशन फॉल्स होने पे स्टेटमेंट 2। तो एग्जांपल में लिखा देखिए, आपको ये इस तरीके से लिखा हुआ है, ये कंडीशन देखिए इस वैल्यू के हिसाब से ट्रू है, तो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ये वाला, इसलिए b विल बी 1। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया है कि ऑपरेटर जो हमारे होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं और उनका कैसे कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है, वो मैंने आपको बताया। ठीक, तो सारे ऑपरेटर्स में लिखे हुए, ठीक है ना। अब देखिए एक ऑपरेटर जो मेरे दिमाग में आ रहा है, जो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, मैं आपको बता देता हूँ, ये प्राइमरी मैंने मेन जनरली मेंशन किए थे। यूनरी ऑपरेटर में मोस्टली कॉमनली बहुत ज्यादा यूज होता है, इसको हम लोग बोलते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ ब्रैकेट अंदर लिखा जाता है ABCD जो भी है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया था ना कि करेक्टर आपका 1 बाइट लेता है, इंटीजर आपका 2 बाइट लेता है और फ्लोट आपका 4 बाइट लेता है। तो साइज निकालने के लिए सपोज करो अगर आपने डिक्लेयर कर रखा है इंट a और आप देते हैं रिटर्न साइज ऑफ a या b इक्वल टू साइज ऑफ a, तो इस a की साइज को ये बताएगा, ठीक, कि कितना साइज ये ले रहा है। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है साइज ऑफ क्या होता है, तो साइज ऑफ हमारा एक ऑपरेटर होता है, वो भी कैसा ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर। साइज ऑफ हमारा यूनरी ऑपरेटर होता है। अब इन सबका यूज जो होगा, मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, कुछ क्वेश्चंस दूंगा जिसमें आउटपुट निकालने होंगे। इसका बेसिकली यूज होता है आउटपुट निकालने में, इन सारे ऑपरेटर्स का। आउटपुट कैसे निकालेंगे, देखिए जैसे आप लोग मैथमेटिक्स में करते हैं ना, मैं लिखता हूँ, मैथमेटिक्स में लिखा जाता है, सपोज करो 4 - 6 × 3 डिवाइडेड बाई 2, है ना, प्लस 4 + 6, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं ना, कैसे सॉल्व करते हैं, पहले ब्रैकेट फिर बॉडमास रूल लगाते हैं, है ना, तो ब्रैकेट फिर इसके बाद ऑफ नहीं है तो फिर इसके बाद मल्टीप्लाई या डिवीजन, है ना, फिर इसके बाद एडिशन, इसके बाद सब्ट्रैक्शन। ये मैथमेटिक्स का रूल बता रहा हूँ। तो जब सी प्रोग्रामिंग में ये चीज चलती है, ऑपरेटर्स तो मैंने बहुत सारे बता दिए, बहुत सारे ऑपरेटर्स होते भी हैं, तो सी में ये रूल कैसे चलता है, ये रूल इस तरीके से नहीं चलता है, कुछ मतलब हो सकता है ऐसे चलता हो, आई एम नॉट श्योर, बट सी में होता है क्या, मैंने देखिए नेक्स्ट टॉपिक डाला हुआ है, प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी। प्रेसिडेंट का मतलब प्रियोरिटी, को आप पहले सॉल्व करेंगे, और एसोसिएटिव मीन्स कैसे सॉल्व करेंगे, लेफ्ट टू राइट चल के सॉल्व करेंगे या राइट टू लेफ्ट चल के सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको ऑपरेटर से
फैमिलियर कराया है, इंट्रोडक्शन कराया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन सारे ऑपरेटर्स को जब इस तरीके से स्टेटमेंट दिया जाए जिसमें बहुत सारे ऑपरेटर अगर लगे हों तो उन ऑपरेटर को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, किस वे में सॉल्व करते हैं, कौन सा पहले किया जाता है, कौन सा बाद में किया जाता है, ये डिस्कशन हम करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।